देख लेते हैं कि बुक्स टू बुक्स ये जो है ना वे है, लिखा ही नहीं है। बस टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर लिखा है, यानी एस जो है इन्होंने एस क्या है, टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर, और जो है डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, यानी ये जो हीट है ये जो सब्सटेंस है उसके लिए। और यहाँ पे मैंने कहा है 1 मोल, भाई अगर आपने यहाँ 1 मोल नहीं रखा, फर्ज करें जो है कार्बन एटम है तो उसका आपने 1.2 ग्राम रखा है, तो ये जो हीट इवॉल्व होगी 1.2 ग्राम के लिए होगी, तो 12 के लिए निकाल लें वो मोल होगा। ठीक है, तो इस सिंपल फार्मूला जो है इससे जो है हम जो हीट की अमाउंट इवॉल्व होगी, यानी हमें हीट टोटल हीट कैपेसिटी पता होनी चाहिए, उसके अंदर ये मिल है वो कितनी, नेचर चेंज है वो कितना है, तो उससे फिर कंबस्चन फाइंड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है न्यूमेरिकल्स में है उसमें बता दी जाती हैं। है जी, एक न्यूमेरिकल्स करते हैं हम। क्वेश्चन ये है कि आपके पास है जी फैट एंड ऑयल्स आर अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, दे प्रोवाइड मोर एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। यानी न्यूमेरिकल्स में कुछ ऐसे भी न्यूमेरिकल्स होते हैं जो आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, वो एक इंफॉर्मेशन होती है लेकिन उसका उस न्यूमेरिकल जो हम सॉल्व करते हैं उस इंफॉर्मेशन का उसके साथ ताल्लुक़ नहीं होता। बस ये आपको ये बता रहा है कि जो फैट और ऑयल होते हैं दे आर द बिग सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। यानी अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है 1 ग्राम फैट है तो उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो एक जैसे नहीं होगी, फैट से ज़्यादा होगी। पॉइंट समझ आ गया, क्वांटिटी बराबर रखें। अच्छा, अब क्वेश्चन पे आ देते हैं जी। 1 ग्राम ऑफ फैट, ठीक है जी, इसका नाम भी उसने दिया हुआ है, फार्मूला भी दिया हुआ है C15H104। यानी हम इसके अंदर जो है 1 ग्राम फैट रख रहे हैं जिसका फार्मूला है मैं एक दफ़ा फिर देख लूँ कितना है जी, C57H104 और ऑक्सीजन जो है वो 6 है। ये 1 ग्राम फैट है, इसका फार्मूला बता दिया गया है। फार्मूला क्यों बताया गया है क्वेश्चन में, ये फार्मूला क्यों बताया गया? भाई फार्मूला इसलिए बताया गया है ताकि आप मोल जो है इसका फाइंड कर सकें। ये 1 मोल के लिए 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, तो आपको तो ये 1 ग्राम बताया गया। 1 ग्राम फैट जो है ये 1 मोल फैट के इक्वल नहीं है, तो ये 1 ग्राम के लिए जो हीट है वो आपने कैलकुलेट करनी है कि फैट जो है इसके अंदर है उसकी कंबस्चन हुई। ठीक है जी, और जो टेम्परेचर चेंज आया, यानी इसमें जो डेल्टा इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर, इसमें डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर वो कितना आया जी, चेंज इन टेम्परेचर 8.77 ये चेंज इन टेम्परेचर है। ये पार्ट केल्विन भी हो सकता है और सेंटीग्रेड में भी हो सकता है, चेंज तो वही रहती है ना। अच्छा जी, इसके बाद है जी हीट कैपेसिटी क्या है। हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर इज 4.321 S, 4.321 ये हीट कैपेसिटी आ गई। क्वेश्चन ये है कि डिटरमिन द हीट ऑफ कंबस्शन, यानी आपने हीट ऑफ कंबस्शन इसके लिए फाइंड करनी है। ठीक हो गया जी। यानी जो इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन है ये आपने फाइंड करनी है, इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखें
क्वांटिटी कितनी है? क्वांटिटी ऑफ फैट 1, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर 8.77, और जो हीट कैपेसिटी कैलोरीमीटर की है ये 4.321 जूल पर केल्विन है। जूल पर केल्विन या जूल पर सेंटीग्रेड, ये यूनिट भी दिया होगा, जूल पर सेंटीग्रेड। और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला वो कितना है इसका बताया हुआ है। मॉलिक्यूलर फार्मूला है जी, ये लिख लें, C57H104 एंड ऑक्सीजन जो है ये 6 है। तो इसका जो मोलर मैस आएगा 57 को आप 12 से मल्टीप्लाई करें, फिर 104 को 1 से मल्टीप्लाई करें, और 16 को 6 से मल्टीप्लाई करें। तो ये आपके पास जो मोलर मैस आएगा, अगर हम कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से, तो ये आंसर जो है ये आता है जनाब 884 ग्राम पर मोल आ गया, यानी एक मोल जो है इसका 884 है। अब पहले जो है हम फाइंड करेंगे हीट जो 1 ग्राम के लिए है, तो S डेल्टा टी हीट, टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो ये किसके इक्वल है? ये आ गया जी, टोटल हीट कैपेसिटी आपको बता दिया गया है 4.3 जूल पर सेंटीग्रेड या पर सेंटीग्रेड है, इनटू डेल्टा टी भी आपको बताया गया 8.77 सेंटीग्रेड, ये कैंसिल हो गया, तो ये मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आंसर आएगा ये क्या आता है जी, ये मल्टीप्लाई करने से 37.89 ये किलो जूल में है। इसका मतलब है कि ये जो आपको दी गई है टोटल, ये किलो जूल में है। ठीक है, ये किलो जूल, ये किलो जूल पर सेंटीग्रेड या पर केल्विन है। हैं जो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं, वो एक्सक्रीशन नहीं है, वो सिक्रीशन होगी। लिवर के अंदर बाइल जूस बनता है, लिवर के सेल्स होते हैं वो बाइल सक्रीट कर रहे होते हैं। बातें समझ आती हैं कि नहीं? तो बेटा इस तरह से क्या होगा, ये सिक्रीशन जो है वो भी किसके थ्रू हो रही है? शाबाश, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। इसके बाद ना एक नेक्स्ट बड़ा इम्पॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं कि मेंटेन्स आयनिक ग्रेडियंट। अब देखें, ग्रेडियंट की टर्म हम पहले भी ना पढ़ चुके हैं, जिस तरह हमने वो सेलुलर टेक्निक्स पढ़ी थी। तो मैंने उसमें क्या कहा था कि अगर ना आयनिक ग्रेडियंट को ले तो एक तरफ आयंस की कंसंट्रेशन हाई है, दूसरी तरफ आयंस की कंसंट्रेशन क्या थी? लो थी। तो फिर क्या हुआ, ये क्या कहलाएगा? आयनिक ग्रेडियंट। ये बेटे वैसे हम ना सेकेंड ईयर में जाके पढ़ेंगे जब नर्व इम्पल्स का टॉपिक आएगा ना न्यूरॉन के लिहाज से। लेकिन मैं इतना बता देता हूँ कि जब आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेंगे ना न्यूरॉन की, तो उसमें क्या होता है, इस तरह से बाकायदा ना ये प्रोटीन्स वगैरह होती हैं, प्रोटीन पम्प्स वगैरह होंगे, और बाकायदा ये चैनल्स वगैरह होते हैं। होता इस तरह से है कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये देख लें, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है न्यूरॉन की, ये ना लिपिड बाइलेयर आ रहा है, और दरमियान में ये जो मैंने सर्कल ऐसे ये ड्रा कर दिए, ये वो प्रोटीन्स थी। होता ये है कि जो नर्व इम्पल्स के लिए ना हम क्या कहते हैं कि जो मेम्ब्रेन होगी उसकी आउटर साइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इनर पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। अब देखें, अगर आउटर सरफेस पे ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इसका मीनिंग क्या है कि आउटर सरफेस पे जो पॉजिटिव आयंस थे
वो क्या थे, ज़्यादा थे। इनर साइड पे पॉजिटिव वाले क्या है, कम है, ठीक है ना। और ये मैं अभी आपको बता देता हूँ, बाद में सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। इनमें ज़्यादातर जो होते हैं ना, ये जो रेड कलर में मैं शो कर रहा हूँ, ये Na पॉजिटिव हैं, सोडियम आइंस इनको आप कह दें। अब देखो आउटर साइड पे सोडियम आइंस ज़्यादा होते हैं, इनर साइड पे क्या है, सोडियम आइंस कम होते हैं। तो देखो मेम्ब्रेन के एक तरफ ज़्यादा हैं, दूसरी तरफ कम है, तो ये क्या है, एक आयनिक ग्रेडियंट है। ये क्या हुआ, एक आयनिक ग्रेडियंट। लेकिन साथ ही दूसरी बात सुन लें कि जब ये आयनिक ग्रेडियंट एस्टेब्लिश हुआ है ना, तो इसमें क्या था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, सोडियम आयंस को, उनको हम सोडियम पंप्स का नाम देते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पे ये मैं इसको लेबल भी कर देता हूँ। ये वाली जो आपको प्रोटीन नज़र आ रही है, दिस इज़ अ सोडियम पंप। और ये सोडियम पंप क्या करता है, इनर से आउटर साइड पे सोडियम आयंस को पंप करेगा। तो एक तरफ हायर कंसंट्रेशन, दूसरी तरफ क्या है, लो। लेकिन देखें सोडियम आयंस होते हैं वापस इनवर्ड मूव नहीं करते बेटे। अगर मूव कर जाए ना, फिर वो जो आपने आयनिक ग्रेडियंट प्रोड्यूस किया था वो तो ख़त्म हो जाए। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, उनको वापस इसलिए मूव नहीं करने दे रही कि सोडियम आयंस के लिए ये क्या है, इम्परमिएबल है। इम्परमिएबल का मीनिंग क्या होगा, विच विल नॉट अलाउ सोडियम आयंस टू पास थ्रू। देखिए पंपिंग हो रही है बाहर की तरफ, लेकिन डिफ्यूजन नहीं होने देगी। हायर से लोअर की तरफ क्या है, वो इम्परमिएबिलिटी शो करती है, मींस कोई सोडियम आयन डिफ्यूज़ करके अंदर की तरफ नहीं आएगा। अगर आ जाए आयनिक ग्रेडियंट ख़त्म हो जाएगा, किसी किस्म की कोई नर्व इम्पल्स है वो फ्लो ही नहीं कर सकती। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो आयनिक ग्रेडियंट अगर ये नज़र आ रहा है, मेंटेन्ड है, जिसकी वजह से नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस होगी, तो भाई उसको कौन मेंटेन कर रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी एक तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन पंप्स हैं जो पंपिंग करके वो ग्रेडियंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर ग्रेडियंट मेंटेन कैसे रह रहा है, बिकॉज ऑफ द इम्परमिएबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर सोडियम आयंस। ये क्लियर हो गया। फिर इसी तरह बेटे एक आखिरी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मेंटेन द पीएच ऑफ द सेल। ये बेटे आप लोगों ने ना वैसे मैट्रिक लेवल पे भी पढ़ा हुआ था, यहाँ पे भी हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे कि एक सेल जो होता है ना, उसके अंदर वेराइटी ऑफ एंजाइम्स मौजूद होते हैं। एक सेल के अंदर क्या होंगे, वेराइटी ऑफ एंजाइम्स मौजूद होते हैं। अब वो जो वेराइटी ऑफ एंजाइम्स है ना, उनको फंक्शन करने के लिए क्या होगा, एक पर्टिकुलर जो है वो चाहिए होता है, क्या, पीएच की वैल्यू। यानी जैसे होता है ना 7 तो आप कहते हैं न्यूट्रल है, 7 से बिलो होगा एसिडिक, 7 से अबव जाएगा तो क्या अल्कलाइन या बेसिक हो जाएगी। आप कोई एसिडिक मीडियम में काम करते हैं, कई बेसिक में करते हैं, तो भाई कहने का मतलब ये है कि एक सेल जो होगा उसके अंदर ना अगर ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो उसके लिए सेल के अंदर एक पर्टिकुलर पीएच हमने मेंटेन करनी है। अब देखो ना, जिस साथ पीएच फॉल करती है तो सेल के अंदर क्या होगा, एच पॉजिटिव आयंस ज़्यादा हो जाएंगे। एच पॉजिटिव आयंस ज़्यादा हैं तो वो एसिडिक है। लेकिन जब वो पीएच इंक्रीज़ करती है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एच पॉजिटिव आयंस हैं वो कम हो रहे हैं। तो बेटे मैं आसान बात कर देता हूँ कि एच पॉजिटिव आयंस की वजह से पीएच जो होती है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो अगर ना पीएच फॉल करना शुरू हुई है, उसको वापस नॉर्मल पे लाना है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी, एच पॉजिटिव आयंस को अलाउ करेगी जस्ट टू मूव आउट। जब एच पॉजिटिव आयन लूज़ होना शुरू हो जाएंगे तो पीएच क्या है, बढ़ना शुरू हो जाती है। अगर नॉर्मल से इंक्रीज़ हो गई है, अब उसको वापस डिक्रीज़ करना है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगा, एच पॉजिटिव आयंस होंगे वो एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, वो क्या है, फॉल करती है। ये मैंने सिर्फ आपको एक ना एग्जांपल दे दिया है कि हाउ पीएच कैन बी मेंटेन थ्रू एब्जॉर्प्शन और रिमूवल ऑफ एच पॉजिटिव आयन। लेकिन ये कौन कर रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई थिंक ये सारे फंक्शन है यहाँ तक आपके ये क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद बेटे नेक्स्ट यहाँ पे ना जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो होती है ना, जो ट्रांसपोर्ट हो रही है, यानी जो ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
अब बेटे ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होती है ये डिफरेंट तरीके से है। मैं एक इसमें लिख रहा हूँ यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट। कौन सी है जी? पैसिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करेंगे? मूव करेंगे। यानी अगर ना एक तरफ हायर कंसंट्रेशन थी दूसरी तरफ लोअर है तो वो मूव कर रहे हैं, तो ये क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट है। और बेटे इस पैसिव ट्रांसपोर्ट को ना आप कह सकते हैं कि ये क्या है? सिंपली डिफ्यूजन होती है। अच्छा बेटे अब इसी तरह से आपके सिलेबस में बहरहाल नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं इसी के साथ एक और भी कर देता हूँ, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जैसे ना देखें हमने क्या कहा था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या हायर से लोअर की तरफ मूव कर रहे हैं और वो जो मूवमेंट होते हैं उसमें किसी किस्म की एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, तो वो क्या थी? सिंपल ना एक डिफ्यूजन थी। लेकिन दूसरी तरफ ना आ जाती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होती है हायर से लोअर की तरफ है, लेकिन देखो आपको मैंने कल बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे उनको तो डायरेक्टली पास ऑन होने देती है, लेकिन जो आयंस होंगे या जो चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको डायरेक्टली जो वो अलाउ नहीं करेगी, जस्ट टू पास थ्रू। अब उसके लिए क्या होता है? जो चार्ज के लिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होती हैं। यानी जैसे हमने ना कल चैनल प्रोटीन पढ़ा था, भाई चैनल प्रोटीन है उसके अंदर एक चैनल या पाथ है, तो क्या होगा? जो चार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे बेशक वो हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं लेकिन उस चैनल के थ्रू गुजर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वहाँ पे वो प्रोटीन चैनल प्रोटीन रखी गई है जो कि क्या कर रही है? उस डिफ्यूजन को फैसिलिटेट कर रही है। ठीक है ना? इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यानी जो चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो डायरेक्टली नहीं गुजरे, वो जस्ट एक ओपनिंग थी या वो चैनल था जिसके थ्रू वो क्या करेंगे? मूव करेंगे। तो इस तरह के है ये डिफ्यूजन, लेकिन आप क्या कह दोगे उसको? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फिर बेटे नेक्स्ट जो आ जाता है ना ये पैसिव ट्रांसपोर्ट के बाद वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ना पैसिव के टोटल अपोजिट होता है। यानी ये क्या होगी? लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होगी। इसके डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। और लोअर से जब ये हायर की तरफ जा रही है तो बेटे मैं इसके लिए ना एक और भी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। ये देखें जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसको अप हिल मूवमेंट कहते हैं। इसको आप क्या कहेंगे? अप हिल मूवमेंट, यानी लोअर से हायर। और ये जो पैसिव होती है ना वो चूँकि हायर से लोअर थी तो बेटे आप उसको ना डाउन हिल मूवमेंट भी कह सकते हो। तो आप देखें ना डाउन हिल मूवमेंट जो थे उसके लिए एनर्जी नहीं चाहिए, अप हिल के लिए एनर्जी चाहिए होगी। तो ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो इसके लिए क्या होगा? इट नीड्स, मैं यहाँ पे डायरेक्ट ATP से लिख रहा हूँ। ATP का मतलब क्या होगा? कि उसको एनर्जी चाहिए मूवमेंट के लिए। बाकी जो होगा वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए कोई जो है वो एनर्जी नहीं चाहिए होती। अच्छा बेटे इसके बाद ना एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इन्हीं से रिलेटेड है वो ये है कि ये दोनों जो ट्रांसपोर्ट्स मैंने आपके सामने लिखी हैं ना, पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स, इनमें ये होता है कि जो सेल्स हैं ना वो अपने जो अलाउ कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू मॉलिक्यूल्स को, वो 1 बाय 1 मूवमेंट है। यानी एक एक करके क्या इंडिपेंडेंटली जो है वो आयन या मॉलिक्यूल मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर एक सेल जो होता है वो बल्क में मॉलिक्यूल्स को चाहे वो अलाउ करे टू मूव इन टू द साइटोप्लाज्म या टू मूव आउट ऑफ द साइटोप्लाज्म, वो जो बल्क ट्रांसपोर्ट है जिसमें एक ही वक्त में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो इन या आउट मूव कर रहे हैं, तो वो फिर ये पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जब वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए एक डिफरेंट होते हैं ट्रांसपोर्ट जिसको हम नाम देते हैं एंडोसाइटोसिस। अब वो जो बल्क ट्रांसपोर्ट है वो बेटे मैं यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूँ कि बल्क ट्रांसपोर्ट में एक ही वक्त में क्या होंगे, एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं तादाद है मॉलिक्यूल्स की जो कि क्या एंटर हो रही है या सेल में से
बाहर निकलेंगे, यानी बल्क ट्रांसपोर्ट। और बल्क ट्रांसपोर्ट जो होता है ना, उसमें एक मैं आपको ऐसा एग्जांपल दे देता हूँ। फ़र्ज़ करें ये क्या थी जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। दिस इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या हो गई, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और देखें इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ मैं इसको कहता हूँ कि ये क्या था जी, एक फूड पार्टिकल जो है ना आके क्या टच कर रहा है। फूड पार्टिकल ने क्या किया, टच किया। अब ये जो फूड पार्टिकल है कोई सिंगल मालिक्यूल का नहीं बना हुआ, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स में क्या है मालिक्यूल्स का नंबर होगा। अब देखें साइज़ भी इतना बड़ा है कि वो ज़ाहिर एक एग्रीगेट की फॉर्म में है ना, ग्रुप की सूरत में वो सारे एटम्स आयंस या मालिक्यूल्स से, कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जब वो ना तो वो चैनल प्रोटीन्स के थ्रू क्रॉस कर सकता है, ना वो सिंपल डिफ्यूजन कर सकता है। लेकिन सेल अब उसको कैसे जब वो अलाउ करेगा, उसके लिए बेटा एक याद रखिएगा कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये यूँ इन्वेजिनेट करेगी। ये क्या करेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे जो मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ ना, ये देख लें वही फूड पार्टिकल था, ये उसने इन्वेजिनेट किया और ये इन्वेजिनेशन जो होती है वो डीप होती गई। अब ना देखें ये जो इस तरह से एक कप लाइक स्ट्रक्चर बना है ना, मैं इसको ना फूड कप कह देता हूँ। एक फूड कप सा बन गया कि जो सेल था वो क्या कर रहा है, शाबाश, जो फूड पार्टिकल है उसको मूव करने दे रहा है इनटू द साइटोप्लाज्म। लेकिन फाइनली क्या होगा, देखें वही वाली ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो फूड कप के ये जो थे ना, जो रिजेस हैं या जो वो टॉप वाले पोर्शन से ये आपस में टच करेंगे और टच करने के बाद ये क्या है, शाबाश, आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे। जब बेटे ये फ्यूज़ कर गए ना, अब ज़रा गौर करें, वही फूड पार्टिकल यहाँ पे ये एक मेम्ब्रेन के अंदर बंद हो के क्या है, वो सेल के अंदर आ चुका है। ठीक है, आपने बेटे इसको क्या था बाद में नाम दिया था फूड वैक्यूल का। ये अमीबा के अंदर आपने ना ये पढ़े भी होंगे, ये फूड वैक्यूल है ना, यानी एक वैक्यूल की टाइप है जिसके अंदर क्या है, फूड पार्टिकल बंद है और उस फूड पार्टिकल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो एक बहुत बड़ा है। तो देखें यहाँ पे वो डिफ्यूजन नहीं हुई है, बल्कि सेल ने इन्वेजिनेट करके क्या किया, शाबाश, उसको जब वो एनगल्फ कर लिया, यानी वो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है उसको अलाउ किया, वो एंटर हो गया। तो बेटे ये पूरा जो प्रोसेस होगा ना, यहाँ पे मैं इस सारे को एक नाम दे रहा हूँ कि दिस इज़ एंडोसाइटोसिस। ये क्या है, एंडो मीन्स इनसाइड, कि वो जो पार्टिकल था दैट हैज़ बीन टेकन इनटू द सेल, एंडोसाइटोसिस ये कहलाएगी। बात समझ आ रही है? तो देखें एक सिंगल स्टेप के अंदर क्या था, वो थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं दे हैव बीन टेकन इनटू द साइटोप्लाज्म। ये एक बल्क ट्रांसपोर्ट है। बाकी ना वो फिर जिस तरह वहीं पे डाइजेस्ट होगा, ब्रेक डाउन होकर साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज़ कर जाएगा। अब देखें अगर इसी तरह से कोई ऐसा पार्टिकल है जो सेल क्या कर रहा है, लूज़ करना चाहता है, यानी मिसाल के तौर पे ये वैक्यूल में बंद था, अब देखें यहाँ पे यही वैक्यूल आके क्या करे, टच करे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, और ये देखें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ये क्या कर रहा है, फ्यूज़ कर रहा है। और जब ये फ्यूज़ करेगा और उसमें से वो फिर पार्टिकल क्या है, सेल से बाहर रिलीज़ हो जाएगा। यानी इसी के ना अपोजिट जो होगा बेटे, मैं इसको क्या कहूँगा, दिस इज़ एक्सोसाइटोसिस। ये प्रोसेस क्या हो जाता है, एंडोसाइटोसिस क्या था, जब वो इनवर्ड मूव किया उन्होंने, यानी दे हैव बीन टेकन इनटू, जबकि क्या है जब वो सेल से रिलीज़ हुए ये क्या हो जाएगा, एक्सोसाइटोसिस। लेकिन ना दोनों जो है वो क्या है, बल्क ट्रांसपोर्ट के अंदर आएंगे। अब यहाँ पे ना जो ख़ास तौर पे बल्क ट्रांसपोर्ट के लिए ना दो तरह से पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि मिसाल के तौर पे अगर ना वो जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड फॉर्म में हैं, यानी सॉलिड पार्टिकल्स हैं, या फिर इसी तरह से आप कह सकते हैं लिक्विड के पार्टिकल्स से जो कि मूव कर रहे हैं सेल के अंदर या सेल के बाहर। तो बेटे सॉलिड के लिए ना एक यहाँ पे मैं टर्म ये यूज़ कर रहा हूँ
फैगोसाइटोसिस, यानी सॉलिड पार्टिकल के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, फैगोसाइटोसिस, और अगर वो लिक्विड है तो ये फिर क्या हो जाएगा, पाइनोसाइटोसिस। बात समझ आ रही है कि नहीं। और बेटे यानी ये एंडोसाइटोसिस के यूँ दो टाइप्स हमने ये कह दिए कि सॉलिड के लिए फैगो होगा और लिक्विड के लिए क्या होगा, पाइनोसाइटोसिस होगा। तो यानी आप देखें एक सिंगल गो में क्या होगा, इस तरह से जो ना वो या तो एक सेल जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गेन कर रहा है या उनको क्या कर रहा है, लूज़ कर रहा है। तो ये एक बल्क ट्रांसपोर्ट है और ये भी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, उसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। बेटे इसी के साथ ना हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये टॉपिक है यहाँ पे ख़त्म हुआ। होपफुली कि जितने भी मैंने आपको इसमें फंक्शंस बताए ये सारी बातें समझ आ गई होंगी, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा बाज़ का पेपर में जब वो आ जाता है कि फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन जब वो फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगा तो जो है ना वो ओवरऑल फंक्शंस की बात कर रहा है। तो उसमें आपने क्या करना है कि ये डिफियन यानी एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट की बातें भी करनी है, बल्क ट्रांसपोर्ट की भी करनी है। लेकिन अगर आ जाता है ना जो स्पेसिफिकली कि जो फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन, तो उसमें ना आपने ना इस तरह से बल्क ट्रांसपोर्ट इनकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वो जो प्रोटीन के फंक्शंस है, जैसा हमने कहा था एंटीजन के तौर पे भी काम करते हैं, रिसेप्टर के तौर पे काम करेंगे, या एंजाइम के तौर पे काम कर रहे हैं, या वो चैनल या जिनको आप कहते थे कैरियर प्रोटीन उनके तौर पे काम कर रहे हैं, वो फंक्शंस वहाँ पे लिखेंगे, इनकी ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरह से लिपिड्स के भी अलग से पूछे जा सकते हैं। तो अगर इन जनरल आए तो आपने ना वो जो बेसिकली जो रेगुलेशन ऑफ सेल्स इंटरनल एनवायरनमेंट था उसको सामने रखना है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स कैसे गेन कर रहा है, एक्सक्रीशन क्या होगी, सिक्रीशन क्या होगी, आयनिक ग्रेडियंट कैसे एस्टेब्लिश होगा, ये सारी बातें आप करेंगे। होपफुली यहाँ तक ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। इसके साथ इजाज़त दीजिए। थैंक्स वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।